व्यवस्था जो कांग्रेस ने की, पहले एससी और एसटी के लिए और उसके बाद पिछड़े वर्गों के लिए। आपकी 11 गारंटी जो है इस चुनाव से पहले जो आई हैं, उसका बजट देखें तो वो करीब 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपको जुटाना पड़ेगा अगर आप सरकार में आते हैं। देश की जब बात आएगी तो वो सपा हो, वो जनता दल हो, वो दूसरे राजनीतिक दल हो, देश की मूलभूत नीतियों पर हम इकट्ठे मिलकर काम कर लेंगे। जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। नेतृत्व है तो वो श्री कमलनाथ जी का है, नेतृत्व है तो उन 1 दर्जन नेताओं का है जो अगली पीढ़ी के हैं, जिनकी मैंने चर्चा की और कईयों का नाम भी यहाँ नहीं ले पा। नमस्ते सर, मैं विकास गर्ग भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा लाभ के लिए कर्मचारी घोषणा की थी, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल विभाग के कर्मचारी छूट गए, जबकि एड्स इतना गंभीर बीमारी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने ये बोल के मना कर दिया गया कि केंद्र सरकार की परियोजना है, जबकि मनरेगा हो गया और पंचायत विभाग, इनके भी कर्मचारी जिनका केंद्र सरकार से फंड आता है। वहीं माननीय गहलोत जी ने अपने में सम्मिलन कर लिया है, केंद्र सरकार ने एनओसी भी दे के रखी हुई है। हम लोगों ने माननीय दिग्विजय सिंह जी से भी मिला, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए लेटर लिखा, लेकिन हम लोगों को कोई से लाभ से वंचित रह गए। तो इसमें मैं आपका मार्गदर्शन और आपका शुभ नाम आपने बताया? विकास गर्ग जी। विकास, ये एक समस्या बन गई है शिवराज सिंह जी की सरकार के साथ। कर्मचारियों से वादा करो फिर पूरा ना करो, ज़्यादातर कच्चे कर्मचारी रखो, रिजर्वेशन पॉलिसी एससी एसटी ओबीसी की लागू मत करो। सवाल संविदा कर्मचारियों का जो है उसका जवाब बड़ा सीधा है। क्या वो सरकार की पूरे तंत्र का हिस्सा हैं या नहीं, और क्या उन लोगों को बराबरी का न्याय मिलना चाहिए या नहीं? जिस दिन शासक इन 2 सवालों का जवाब अपने मन में देंगे, जवाब मिल जाएगा। मैं संविदा कर्मचारी हूं, मैं किसी और टेम्परेरी आधार पर लगाया हुआ कर्मचारी हूं, मैं एक नियमित कर्मचारी हूं। मैं मानता हूं कि नियमित कर्मचारी की एक श्रेणी है, परंतु बाकी कर्मचारी अगर वो लगातार चले आ रहे हैं कि उनकी नौकरी का पर्याय बिल्कुल रेगुलर कर्मचारी की तरह ही है सारा कामकाज, तो उन्हें समान वेतन का अधिकार और दूसरे अधिकार एक नियमित कर्मचारी के तौर पर क्यों नहीं मिलने चाहिए? मनरेगा कोई 6 महीने चलने वाली स्कीम तो है नहीं, अब मनरेगा निरंतर चलेगी इस देश में। तो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, क्या उन्हें नियमित कर्मचारियों के अधिकार मिलने चाहिए या नहीं? जवाब कांग्रेस का हाँ में। हमारा ये मानना है कि वो सारी स्कीम्स जो निरंतर चलने वाली स्कीम्स हैं, जो 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल की अवधि की नहीं है, और अगर वो निरंतर चलती जाएंगी तो गरीबों की भलाई की उन स्कीम में जो लोग काम करते हैं उन्हें अपना अधिकार मिलना चाहिए। एड्स जो परियोजना है ये करीबन 20 साल से चल रही है, लेकिन इसको मैंने इसीलिए कहा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, और एड्स के बाद तो अब कोरोना के बाद अलग अलग तरह के प्रारूप अलग अलग बीमारियों के नज़र आने लगे हैं। एड्स पर काफ़ी हद तक मानवता ने विजय पाई, पर एड्स का विभाग या एड्स से जुड़े कर्मचारी खत्म तो नहीं हुए। ये एक निरंतर हमें लड़ना है, क्योंकि ये एक संक्रमण से होने वाला रोग है। इसीलिए ऐसे कर्मचारियों को कच्चा रखकर आप उनके मनोबल को भी गिराते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो उपचार के लिए मरीज आते हैं उनके बेहतर इलाज को भी आप कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं। हमारा ये मानना है कि निरंतर चलने वाली स्कीम, वो एड्स एक हिस्सा हो सकता है, पर आपसे अलग और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो बंद ही नहीं होंगी, क्योंकि वो एक समाज के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं। उनको आपको रेगुलर कर्मचारियों का अधिकार देना चाहिए। पूरे देश में केवल राजस्थान सरकार ने इसको समझा, उनकी और माननीय गहलोत जी ने इसको अपने विभाग में सम्मिलित कर लिया अपने सरकार में। जी, माननीय अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने, जैसा आपने बताया, ये करके दिखाया है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से
प्रदेश के शासकों को मानवीय और रचनात्मक दोनों व्यवहार कुशलता रखनी पड़ेगी। दूसरा तरीका वो है जो शिवराज सिंह जी का है, जो 18.5 साल से यहाँ सत्ता में है। वो अपना काम चलाओ नीति जो है उनकी, उसके सहारे उन्होंने प्रदेश को एक ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज कर्मचारियों से लेकर बेरोजगार नौजवानों तक सब सड़कों पर हैं। मेरा नाम सुरेश कासलीवाल है, मैं भोपाल से ही हूँ। मेरा सवाल है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में आरक्षण जैसी व्यवस्था कुछ समय के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन क्या इसे अनंत काल तक चलाना चाहिए? आपका सवाल वाजिब है। मेरा ये मानना है, मेरी पार्टी का भी ये मानना है, आरक्षण की व्यवस्था का लक्ष्य क्या है। एक आदिवासी बच्चा है, एक दलित है, पिछड़े वर्गों से, गरीब वर्गों से आने वाले लोग हैं, क्या उनको बराबरी का अधिकार नहीं? शिवराज सिंह जी तो अपने बेटे को इंग्लैंड पढ़ने भेज सकते हैं, भाजपा के या कोई और नेता का बेटा या बेटी भी विदेश जा सकता है। शायद दिंडोरी में रहने वाला या शहडोल में रहने वाला एक गरीब आदिवासी या साधारण व्यक्ति अपने बच्चे को वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तो शिक्षा और रोजगार, उन दोनों में आरक्षण की व्यवस्था जो कांग्रेस ने की, पहले एससी और एसटी के लिए और उसके बाद पिछड़े वर्गों के लिए, उसका आधार है समाज में समानता और बराबरी, उसका संतुलन बिठाना। क्योंकि अगर समाज के संसाधन एक मुट्ठी भर लोगों के पास रह जाएंगे तो बाकी के लोगों को मौका बराबरी का कैसे मिलेगा? हमें उनको सबके बराबर लाकर खड़ा करना है, यही आरक्षण का मूलभूत संदर्भ है। कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना, अनंत काल तक तो नहीं चल सकता, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है और मेरे दल का भी ये मानना है, आरक्षण जो है वो इसलिए अनिवार्य है। लगभग मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दूं तो 55% के करीब लोग पिछड़े वर्गों से आते हैं। क्या उन 55% लोगों को हम उनका अधिकार दे रहे हैं? 21% के करीब मध्य प्रदेश के लोग आदिवासी समाज से हैं, शायद 15, 16, 17% दलित समाज से हैं। क्या हम उनको न्याय, समानता, बराबरी, बढ़ने का अधिकार दे पा रहे हैं? जब तक हम ये समानता नहीं ला पाएंगे तब तक ये आरक्षण की व्यवस्था एक तरीका है। एक और तरीका भी है, वो है एससी एसटी सब प्लान, जो एक समय केलकर कमेटी से श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे। आबादी के आधार पर सरकार के बजट में हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना की बात जब हम करते हैं, पिछड़ों को बराबरी का अधिकार देने की बात करते हैं, तो उसका भी आधार ये है कि अगर किसी गांव में 100 परिवारों में से 80 परिवार एससी एसटी ओबीसी के हैं तो उन्हें उस बजट का, सरकार की स्कीम्स का फायदा मिलना चाहिए। ये न्याय है और हमारे संविधान का मूलभूत अधिकार बराबरी, समानता और न्याय है। आरक्षण में क्रीमिलियर का क्या, क्रीमिलियर उसको होना चाहिए? देखिए, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से, आप तो जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पैदा किया था। अब धीरे धीरे समय के साथ उसकी लिमिट बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि गरीब से गरीब को भी फायदा मिले। पर कोई क्लास 4 कर्मचारी है तो उसके बच्चे को भी कलेक्टर के पद तक पहुंचने का मौका मिलना चाहिए, या चपड़ासी का बेटा चपड़ासी बनने के लिए, ये नहीं, मैं नहीं मानता। तो किसी के बच्चे को भी, किसी की बिटिया को भी आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने इजाद किया था, पर उसमें बदलते समय की बदलती ज़रूरतों के साथ तरमीम करने की आवश्यकता है। सर, मैं डॉक्टर के तिवारी, मध्य प्रदेश राज्यपाल नामित कार्यपरिषद सदस्य, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर। सर, आप सर उन बहुत कम गिने चुने नेताओं में से गिनती होती है आपकी जो बहुत सोबर और बहुत ही
एक ऐसे स्पष्ट विचारों के साथ आते हैं जिन्हें चाहे बीजेपी को वोट देने वाला हो या कांग्रेस का देने वाला हो, लेकिन आपको बहुत बड़ा वर्ग पसंद करता है। लेकिन 2 महीने पहले आपका एक वीडियो आया सर कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तो क्या उस बयान पे सर आप अभी भी कायम हैं? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जी सर। शायद आप जो बोल रहे हैं मैं उसकी एक 3 शब्द निकालूं और उसे चला दूं। फिर टेलीविज़न की तो मर्जी है, वो जो मर्जी चलाए दिखाए, आप उसे कहाँ रोक पाएंगे। और सोशल मीडिया में तो कुछ का कुछ चल सकता है। एक संदर्भ है जो मैं बहुत आपको सवाल के लिए साधूंगा। एक संदर्भ था उस टिप्पणी का, जो संदर्भ दिखाया नहीं गया। हरियाणा में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ लगभग 23 लाख बच्चे, अब हरियाणा तो मध्य प्रदेश के आधे का आधा है। हमारी कुल जनसंख्या ही 2.5 करोड़ है और वोटर बेस लगभग 1.5 करोड़ होगा। यहाँ 5 करोड़ 45 लाख के करीब है। 23 लाख बच्चे लगभग 3 साल से एक CET बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नौकरी पाने के लिए अब अनिवार्य कर दिया भाजपा की सरकार ने कि हरियाणा में ये अनिवार्य होगा। उस CET के चक्कर में 3 साल से 23 लाख बच्चे घूम रहे हैं। उनका फाइनली पेपर हुआ 3 साल के बाद। पहला और दूसरे पेपर में 41 सवाल रिपीट हो गए, 33 पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा फेज का जो पेपर था, क्योंकि कई चरणों में इतने बच्चों का पेपर होता है भाई, एक मॉर्निंग सेशन, एक इवनिंग सेशन, अगले दिन मॉर्निंग, अगले दिन इवनिंग, वो पेपर लीक हो गया। वो सारे बच्चों की बात मैं लगातार उठाता रहा कई वर्षों से, क्योंकि कोई ओवर एज हो गया, किसी की शादी हो गई, कोई धक्के खा रहा है, उनमें हर जाति का बच्चा है। वो सारे बच्चे उस दिन सुबह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अब आत्महत्या करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं। और उससे 1 हफ्ता पहले 2 बच्चों ने, कारण मुझे नहीं पता, कहते हैं कि CET की वजह से आत्महत्या कर ली। वो आपकी उम्र के होंगे, आपसे भी छोटे होंगे, इनकी उम्र के होंगे। मेरे बेटे, 2 बेटे हैं, उनसे भी छोटी उम्र के थे और उनकी 3-4 बिटिया भी आई। मैं उन्हें नहीं जानता था, मेरे इलाके से भी नहीं थे, पर उन्हें उम्मीद लगी तो मेरे पास आए। तिवाड़ी जी, उनकी आंख से आंसू रुकते नहीं थे, उनकी सिसकियां ज़्यादा निकलती थी, शब्द कम निकलते थे। उनकी पीड़ा और दर्द की मैं व्याख्या कर रहा था। उस पीड़ा और दर्द की व्याख्या करते हुए स्वाभाविक तौर से, शायद आप भी होते, थोड़ा सा आवेश कभी कभी आता है, क्योंकि इतने बच्चे अगर आत्महत्या कर लेंगे तो प्रदेश चलाने का लाभ क्या है? क्यों हम विपक्ष में रहें, क्यों भाजपा सत्ता पक्ष में रहे? ये तो बदलता रहेगा खेल। पर आप बच्चों की ज़िंदगी से, युवाओं की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। वहाँ भी व्यापम सा घोटाला है, वहाँ भी आपके 15-15 लाख नौकरी बेचने का पटवारी सा घोटाला, उससे भी बड़े बड़े। तो उस संदर्भ में उस स्पीच का वो सारा हिस्सा काट दिया गया, उसकी 3 लाइन उन्होंने निकाल ली। तो एक आवेश के अंदर एक बात मैंने कही, पर उसका एक संदर्भ था, एक कॉन्टेक्स्ट था, और उस कॉन्टेक्स्ट को पूरा हटा दिया गया। पर भारतीय जनता पार्टी में मेरे बड़े मित्र हैं, वो अक्सर मेरी सेवा करते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि अगर किसी की कोई भावना आहत हुई, मेरा मंशा कभी भी किसी व्यक्ति, जो मेरा दुश्मन भी है, मैं कभी भी उसकी भावना आहत नहीं करता। मेरा मंशा किसी की भावना को आहत करना नहीं था। मेरी मंशा उन 23 लाख बच्चों की पीड़ा को, जो आत्महत्या की जोड़ी पर खड़े हैं, उनमें आपका बेटा बेटी भी हो सकते थे, उसको सिर्फ उजागर करना था। और जो मैंने उस दिन कहा था वो परसों सच हो गया। मैंने कहा था इनका ये पेपर भी पूरा नहीं हो पाएगा, उनका पेपर लीक हो गया, बिक गया जी। तो जो मैंने उस सभा में कहा था वो परसों सच हो गया। मेरा सर से पूछने का इतना तात्पर्य था कि ये चीज़ें सरकार के द्वारा होती हैं। हमने एक बार वोट दी, वंस वी गिव द वोट, तो 5 साल तक अब क्या कर रहे हैं सरकार जाने। तो सरकार में ऐसे लोग हो सकते हैं उस प्रवृत्ति के। वोटर्स को जो कहा वो थोड़ा सा मुझे लगा, इसलिए मैंने तिवाड़ी जी, इसीलिए मैंने कहा जी सर कि जो संदर्भ था उसकी मैंने आपसे व्याख्या की। मेरी मंशा किसी को चोट पहुंचाना नहीं था जी सर। और खट्टर जी का भी मैं सम्मान करता हूं, वो मेरे विरोधी हैं पर मैं उनका सम्मान करता हूं।
परंतु जब सारे बच्चे आत्महत्या की ड्योढ़ी पर पहुंच जाएं तो फिर कई बार आदमी भी उसी भावनात्मक आवेश के अंदर बह जाता है। नमस्कार सर, मेरा नाम नमन है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। यह सवाल अजहर शेख जी का है। उनका कहना है कि अलग अलग पार्टियों के साथ 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए आप अलग अलग गठबंधन कर रहे हैं, जिसमें महागठबंधन बना रहे हैं, लेकिन वही पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो आपके खिलाफ इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में उतर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये मानना है कि प्रजातंत्र में सब पार्टियों को अपनी किस्मत आजमाने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हों, उनमें से बहुत सारे राजनीतिक दलों से सपा सहित हमारी वैचारिक समानता है। वैचारिक समानता होते हुए भी दो भाई अपना व्यवसाय अलग अलग कई बार करते हैं। उनका एक का खेत अलग हो जाता है, एक का खेत अलग हो जाता है। मैं तो किसान हूं इसलिए कह रहा हूं। पर हम देश की जब बात आएगी तो वो सपा हो, वो जनता दल हो, वो दूसरे राजनीतिक दल हो, देश की मूलभूत नीतियों पर हम इकट्ठे मिलकर काम कर लेंगे। हो सकता है प्रांत में उतना समन्वय हम ना बना पाए हों, हम बड़े हैं, कहीं ना कहीं मैं हमारी कमी रही होगी, उनकी नहीं। बड़े की कमी होती है, हमेशा छोटे भाई की कमी नहीं होती। जहाँ वो जो बड़ा है उसकी कमी होगी। हो सकता है हमें और समन्वय बना लेना चाहिए था, पर प्रांतीय मुद्दे अलग हैं। प्रांत का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। प्रांत की सरकार जो है लोगों की हर रोज की रोज़मर्रा समस्याओं के लिए है, उसमें हमारी असहमति हो सकती है, पर हमारी वैचारिक समानता है देश के मुद्दों और नीतियों को लेकर। सर नमस्कार, मैं अनीस नकवी मुरैना से हूँ। सर मेरा एक सवाल ये है कि टिकट वितरण से पहले कांग्रेस को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला था। अब उसके बाद जब से लिस्ट घोषित हुई है, उसके बाद आपको सारा माहौल पता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सर्वे को दरकिनार किया गया आपके यहाँ पर, या क्षेत्रीय नेताओं की राय नहीं ली गई? देखिए, लगभग 4700 लोगों ने कांग्रेस की टिकट के लिए दरख्वास्त दी जी। हमारे पास 230 विधानसभा की सीट है। काश मैं 4700 को टिकट दे सकता, क्योंकि उन सब का क्लेम है कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर। स्वाभाविक तौर से 4700 से 230 ही चुने जाने थे जी। जो छुटे, उन्हें यह लगा कि शायद उनका क्लेम कंसिडर नहीं किया गया, या उनका क्लेम आपसे या किसी और से बेहतर था। मेरी उन सब साथियों को एक राय है, हमारे सामने अर्जुन की तरह एक निशाना होना चाहिए, और वो है मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति के रास्ते पर ले जाना। मध्य प्रदेश आज 18.5 साल से थक चुका है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की एक ऐसी भाजपा की सरकार है जिसने 18.5 साल में मध्य प्रदेश को एक ऐसे दलदल के अंदर धंसा दिया है जहां से रास्ता केवल नीचे की ओर जाता है। यहां अब रोटी भी अगर आप एक तरफ से सेकते रहें तो जल जाएगी ना। बिल्कुल वही बात है। अब रोटी पलटने की ज़रूरत है। जी। रोटी पलटेंगे तो रोटी ठीक सिकेगी और लोग खा पाएंगे। तो इसलिए हम मौका बिल्कुल नहीं गंवा रहे। हमको जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार लगे हमने उनको टिकट दी। जब भी आप चूज़ करेंगे, आप भी अगर टिकट सिलेक्शन कमेटी में होते तो कोई ना कोई कहता कि आपका फैसला सही नहीं है। कई बार हम अपने माँ बाप के फैसले को भी चुनौती देते रहते हैं, पर पार्टी माँ है, और एक बार पार्टी का फैसला हो गया तो हमने सब साथियों को कहा, और मुझे खुशी है आज ये बताते हुए भास्कर के इस न्यूज़ रूम में कि आज जब नॉमिनेशन का वापस लेने का समय आया तो कांग्रेस के 90% से अधिक रेबल्स ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो इसलिए जो बाकी बचे हैं दोस्त, हम उनको कोशिश करेंगे कि प्रदेश की प्रगति में उन्हें हिस्सेदार बनाएं। तो सर जो अभी टिकट वापस चेंज किए कुछ लोगों के, तो अब बाकी जिनको जो फर्स्ट या सेकंड नंबर पर रहे हैं, तो उनको कैसे साधेगी कांग्रेस? कांग्रेस उन सबको ये कह रही है, और बहुत सारे लोगों से, शायद लगभग 800 से 1000
साथियों से मैंने व्यक्तिगत मुलाकात की जी जी और इतनी ही संख्या में श्रीमान कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी मिले। हमने उन्हें कहा है कि आइए हम प्रांत और संगठन में उसकी प्रगति में आपको हिस्सेदार बनाएंगे, आपको वो सम्मान देंगे, आपको सहभागी बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश की नियत और नीति दोनों बनाने के अंदर और नियति निर्धारण करने में आपकी सहभागिता होगी। थैंक यू। सर नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं मध्य विधानसभा में ही रहता हूँ। सर मेरा ये सवाल है कि जैसा कि राहुल जी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने, कि एक जातिगत जनगणना होगी और उस आधार पर मतलब बहुत कुछ चेंज होगा। तो जैसा कि अगर मान लीजिए प्रदेश में हमारे और दिल्ली में अगर भविष्य में हम इस चीज़ को अगर नेतृत्व करते हैं तो क्या इस विशेष वर्ग को मौका दिया जाएगा हर पद पे, या परिवारवाद होगा इसमें भी फिर? देखिए, मेरा ये मानना है जातिगत जनगणना आज के वक्त की मांग है। जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा आधार है। जातिगत जनगणना जी सर, सामाजिक समरसता बैठाने और उन वर्गों को जी सर, जिन्हें उनका अधिकार पूरा नहीं मिल पाया सर, उनको उनके बच्चों को, उन लोगों को, ओबीसी वर्ग के उन सारे साथियों को उनका वर्ग, उनका अधिकार देने की एक कवायद है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत आज नहीं की सर। जब हम दिल्ली में सत्ता में थे, केंद्रीय सत्ता में थे, तो जातिगत जनगणना हमने करवाई। उसकी रिपोर्ट अप्रैल 2014 सरकार बदलने के बाद आई सर। 9 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, वो उसे लिए बैठे। ऐसा क्या डर है अगर सबको ये मालूम चल जाए कि हर प्रदेश में किस जाति का कौन व्यक्ति है और उनकी संख्या क्या है? क्योंकि प्रदेश के पास सीमित बजट है, 100 रुपया अगर है उदाहरण के तौर पर, तो मैं डायरेक्ट कर सकूंगा कि ये 60% जो लोग हैं इनको भी उस 100 रुपये में से ज़रूरी नहीं 60 ही मिले, पर एक बड़ा हिस्सा उनकी भलाई, उनके कल्याण, उनकी प्रगति में भी लगे और मैं मेरी नीतियों को रीडायरेक्ट कर सकूं, उनको पुनर्भाषित कर सकूं कि समाज के दबे, शोषित, वंचित संख्या के आधार पर अधिक लोगों को, उनको भी सरकार की स्कीम्स में शामिल हों। इसमें ना भाई भतीजावाद का प्रश्न होता, इसमें ना परिवारवाद का प्रश्न होता जी सर। इसमें अधिक से अधिक संख्या बल तक सरकार के संसाधनों को पहुंचाना है, इतना ही लक्ष्य है। थैंक यू सर नमस्कार, मैं केवल तोमर ग्राम तमोलिया से आता हूँ, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और खिलचीपुर विधानसभा से, और एक किसान पुत्र हूँ। तो मेरा आपसे एक सवाल है किसानों के लिए। जब 16 महीने आपकी कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में रही है, उससे चुनाव से पहले आपने कर्ज माफी की घोषणा की थी 2 लाख तक की। हाँ, ये हम भी मानते हैं, किसान भी ओरिजिनल में, कि 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ हुआ और करीबन 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। अब हमारा किसानों का ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आई है फिर से, तो जो बाकी बचे उन किसानों का भी कर्जा माफ़ होगा? बिल्कुल। देश की सबसे बड़ी कृषि क्रांति मध्य प्रदेश की अगली कांग्रेस सरकार लेकर आएगी, ये हमारा वचन है। मैं खुद एक किसान हूँ जी सर, आपकी तरह, और आज भी अपने खेत में खुद खेती करता हूँ। और ज़्यादातर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यूपी एक ही इलाका है, प्रदेश की सीमाएं बदलती हैं। आज भी गेहूं और धान की खेती करता होती है सर। हमने इसलिए वचन दिया है कि सबसे पहले तो हम 2600 रुपये क्विंटल का गेहूं का एमएसपी देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और हम कटिबद्ध हैं कि हम उसे 3000 रुपया क्विंटल तक ले जाएंगे। 2500 रुपया क्विंटल धान का एमएसपी देंगे छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। हमने ये भी वादा किया है कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। आपने बताया भी, एक्चुअली वो 15.5 महीने भी नहीं थी, क्योंकि लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट आ गया और फिर भाजपा ने खरीद फरोख्त की मंडी लगा ली, तो इसलिए वो 11-11.5 महीने रही। 27 लाख किसान को लाभ मिला, पर ये काफ़ी नहीं। हम इस संख्या को पूरी करके दिखाएंगे 5 वर्षों के अंदर। किसान की सबसे बड़ी समस्या है फसल की कीमत, हम वो सुनिश्चित करेंगे।
आपको आश्चर्य होगा, कई और फसलें जो हमारी हैं, धान और अगर मैं ये छोड़ दूं, सोयाबीन है, हम कपास लगाते हैं, मक्का हम है, दलहन लगाते हैं, हम मक्का लगाते हैं, इनके लिए भावांतर योजना जो है जिसकी हमने शुरुआत की थी, हमने 500 करोड़ रुपया, 480 करोड़ रुपया दिया जब कांग्रेस की सरकार थी। क्या आप जानते हैं कि इस साल शिवराज सिंह चौहान ने क्या बजट रखा है भावांतर योजना का? 1000 रुपया, 1000 रुपया बजट है इस साल। 1000 रुपये में आप किसान के साथ इतना क्रूर मजाक कर रहे हैं। तो हम कर्ज माफ़ी भी देंगे, हम किसान की 5 हॉर्स पावर तक की जो मोटर है उसका ऋण माफ़ करेंगे, हम किसान को 2600 रुपया क्विंटल, 3000 रुपया क्विंटल तक ले जाएंगे, गेहूं का एमएसपी देंगे, 2500 रुपया क्विंटल हम धान का एमएसपी देंगे। और किसान और गरीब मजदूर, SC ST OBC सारे जो हैं ये मवेशी रखते हैं, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 रुपये पर उपला के हिसाब से हम गोबर खरीदें। नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषभ जायसवाल है। मैं इंदौर के पास ही गांव से आता हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे युवाओं के लिए, विशेषकर मध्य प्रदेश में लगातार जो भर्तियों में घोटाला हो रहा है उससे युवा बहुत परेशान हो चुका है। और लेकिन कांग्रेस के जो भी विधायक है, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब घोटाला जब उजागर होता है तो सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर तो उतर आते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है, तो इन घोटालों को रोकने का कोई आपके पास ऐसा कोई प्लान है जिससे कि इन घोटालों को रोका जा सके या परीक्षाओं में पारदर्शिता ला सके? मध्य प्रदेश का नौजवान आज सबसे आहत है और वर्गों के साथ साथ, क्योंकि उसकी ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना क्षेत्र है। वो व्यापम में शिकार हुआ 1 करोड़ नौजवान जब 23 भर्ती प्रवेश परीक्षाओं के पेपर खुलेआम बिके और पर्चा दर्ज होता रहा, कुछ नहीं हुआ। 15-15 लाख में पटवारी का पेपर आपने खुद बताया बिका। बीजेपी के एक मंत्री के बेटे के कॉलेज के लोग टॉपर बन गए। बीजेपी के एक और विधायक के जो कॉलेज है उसके लोग टॉपर हो गए। तो अब शायद टॉपर होने के लिए भी बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के कॉलेज में भर्ती होना पड़ता है। इसलिए केवल पूरी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। उसके लिए 3 हल हमारे पास हैं। हमने जब पता किया तो पाया कि नौकरी तो दी नहीं, पर बच्चों से एग्ज़ाम की फ़ीस के नाम पर लगभग, और भास्कर ने वो स्टोरी चलाई थी और मैंने उसे बाकायदा सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगाया था, 400 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। तो हमने फैसला किया, नंबर 1, प्रवेश परीक्षा जो हैं वो निःशुल्क होंगी, यानी बच्चों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही। उसके लिए हम बाकायदा एक कानून लेकर आएंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा भी है। राजस्थान में हाल में ही बना है, जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया। उसमें 10 साल तक की सजा है, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, पेपर लीक करने वाले को भी, पेपर बेचने वाले को भी। लेकिन सर, तीसरा, 1 सेकंड में बस मेरी, और फिर आप पूछिए। सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो हैं आपको उन्हें सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा और ऐसे लोगों के हाथ में देना पड़ेगा जिनके बारे में प्रदेश का नौजवान विश्वास कर सके, चाहे वो फौज का कोई सबसे बड़ा रिटायर्ड अधिकारी हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो निष्पक्ष हो, कोई बहुत बड़ा नामी पत्रकार हो जिसकी ईमानदारी के बारे में किसी को विश्वास ना दिलाना पड़े, और प्रदेश की सरकार उस सिलेक्शन प्रोसीजर में दखलंदाजी नहीं देगी। ये हमारा निर्णय है। लेकिन सर, सरकार के ही जो लोग होते हैं, कई बार विधायकों का भी हाथ होता है, लेकिन वो तो इस जांच से बच जाते हैं कई बार, और कई बार तो जांच को कई सालों का समय लग जाता है जांच पूरी होते होते, जब तक सरकार ही बदल जाती है। तो सर 18.5 सालों से इसीलिए ना व्यापम के किसी दोषी को सजा मिली, ना दूसरे नौकरी घोटालों के किसी दोषी को सजा मिली। इसका मैंने इसीलिए आपको बताया, जो विशेष कानून हम बना रहे हैं उसके अंदर इस बात का प्रावधान भी है कि एक सीमित समय के अंदर जो दोषी पकड़ा जाए उसकी ट्रायल हो, उसकी जमानत भी ना हो, और इतनी कड़ा दंड उसे दिया जाए, इतनी कड़ी सजा मिले कि फिर दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का पाप करके बच्चों के भविष्य को ताक पे रखने से डरे। ये हमारा तरीका है। थैंक यू सर।
नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी बादल है, मैं भोपाल से ही हूँ। मेरा सवाल यह है कि इन दिनों कांग्रेस जो है वो सनातनी जाप पे लगी है, ठीक है? तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर रह गया है? आम लोगों की दिक्कतें, बेरोज़गारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर ध्यान क्यों नहीं है? हमारा एजेंडा अगर आप देखें, राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर से अधिक कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की और हमने एक नेशनल एजेंडा सेटअप किया। उसका वो एजेंडा था बेरोज़गारी के खिलाफ लड़ाई, महंगाई के खिलाफ लड़ाई, आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़ाई जिससे नौजवान सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, और नफरती माहौल के खिलाफ लड़ाई। जहाँ तक सवाल है धर्म का, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, राजनीति का धर्म होना चाहिए, यानी राजनीति की मर्यादाएं और आदर्श होना चाहिए। धर्म पर या धर्म की राजनीति नहीं हो सकती। बार बार जब भाजपाई भगवान श्री राम के पीछे छुपकर विभाजन की बात करते हैं तो वो भगवान राम की मर्यादाओं का घोर उल्लंघन करते हैं, क्योंकि जब हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो उनके आगे लिखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम इष्ट देवता हैं, वो आस्था हैं, वो प्रेम हैं, वो त्याग हैं, बलिदान हैं। श्री राम हिंसा नहीं हो सकते, श्री राम बंटवारा भी नहीं हो सकते, श्री राम नफरत भी नहीं हो सकते। तो अब लोगों को ये देखना है कि जो पोस्टर पर भगवान श्री राम की फोटो लगाकर और मुंह में राम बगल में छुरी कर रहे हैं भाजपाई, उनकी और कांग्रेस की असलियत क्या है। हमारा ये मानना है कि अगर आप किसी नौजवान को रोजगार दें तो सबसे बड़ा राम और कृष्ण की उपासना का काम यही है। किसी गरीब को उसका अधिकार दें, किसी व्यक्ति को समानता का अधिकार दें, किसी बच्चे को मौका दें, उसके लिए रास्ते खोल दें, तो इससे ज़्यादा प्रभु की उपासना कोई हो नहीं सकती। हमारा ये तरीका है, उनका वो तरीका है, उनको वो मुबारक, अब लोग निर्णय कर देंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम यश अग्रवाल है, मैं सलामतपुर ज़िला रायसेन का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल बेरोज़गारी से जुड़ा है। सर, प्रदेश में 45 लाख से ज़्यादा लोग जो है नौकरी के लिए भटक रहे हैं। पिछले कई सालों से 4-5 सालों से MPPSC की परीक्षा भी प्रदेश में नहीं हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अफसरों की भी कमी हो गई है। और उसके साथ साथ व्यापम घोटाला और पटवारी घोटाले से भी युवा शिक्षित लोग बहुत आहत हैं। तो इसको लेकर रोज़गारों को लेकर अगर सरकार बनती है तो वह क्या करेगी, और साथ में ही मुफ्त की रेवड़ी को लेकर के आपका क्या मानना है? जी, आपने दो अलग अलग सवाल पूछे, मैं पहले दूसरे का जवाब दे देता हूँ और फिर पहले का। ये मुफ्त की रेवड़ी शब्द इजाद किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए कि कर्नाटक में कांग्रेस ने ये कहा खाने का तेल 60 रुपये से बढ़कर 200 रुपया हो गया, आटा दाल भी अगर मैं कहूँ तो 60-70 रुपये से 150 रुपया हो गई। दूध जो है हम खरीदते हैं, किसान को तो रेट मिलता नहीं, पर बाज़ार में ले लो तो 45-50, और वो डब्बा बंद जो आता है वो तो शायद 60-70 रुपये तक हो गया। घी की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि लोग खा ही नहीं सकते, अब तो रिफाइंड खरीदना मुश्किल हुआ है। बिजली की कीमत, डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमत, अब तो जो बच्चे ये मैगी खाते हैं उसकी कीमत वही है, उसमें से 15 ग्राम मैगी निकाल ली कंपनी ने। ये बिस्कुट के पैकेट का वज़न 10 ग्राम, ठीक है, बड़े बड़े भाजपाइयों को नहीं फ़र्क पड़ता, पर जो 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट खरीदते उसमें से 15 या 20 ग्राम कंपनी ने वज़न कम कर दिया। इसलिए हमने एक स्कीम चलाई जिसको हम बोलते थे भाग्य लक्ष्मी। 2000 रुपया सरकार हर परिवार की एक महिला मुखिया को देगी। उस स्कीम को चलाने में मेरी हिस्सेदारी थी, मुझे इसलिए पता है। भाजपाइयों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया, कहा कि ये 2000 रुपये कहाँ से देंगे। मैं आज आपको कह सकता हूँ, सरकार बने 3 महीने हुए हैं, 1,25,00,000 महिलाओं को 2000 रुपया हम दे रहे हैं, 36,000 करोड़। अब किसी ने कहा तुम 36,000 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हो, ये तो मुफ्त, भाजपा वाले कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी। तो हमने तिवाड़ी जी ये कहा कि अगर 2000 रुपया आप हर महिला को देंगे
तो वो कर्नाटक की या किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था से बाहर नहीं जा रहा, वो अपनी जेब में नहीं रख रही। वो उससे दाल खरीदेगी, दूध खरीदेगी, कपड़ा खरीदेगी, बच्चे के लिए कोई और सामान खरीदेगी, घर का कोई सामान खरीदेगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था में वो पैसा वापस जाएगा, आपको जीएसटी आएगा, आपकी इकोनॉमी स्पर हो जाएगी, जैसे एक बार एमजी नरेगा से हुई थी। तो हम उनको महंगाई में उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने 400 का सिलेंडर 1150 का कर दिया, मध्य प्रदेश में हार सामने है, 150-200 कम कर दिया, चुनाव के बाद फिर 400 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा ये मानना है कि जिसे भाजपाई रेवड़ी कहते हैं, मैं उसे सरकार की कल्याणकारी जिम्मेवारी मानता हूँ। ये उनका नज़रिया है। उनको आप अडानी जी को तो सब कुछ दे सकते हैं, वो तो रेवड़ी नहीं है। सारे एयरपोर्ट, सारी रेल, सारे पोर्ट, वो तो रेवड़ी नहीं है। पर अगर इस कमरे में 40 लोग हैं, अगर सरकार के संसाधनों में से 2-2 हज़ार उनका घर खर्च के लिए भी सरकार दे दे तो वो रेवड़ी हो गई, क्योंकि वो 1 करोड़ 25 लाख लोगों को मिल रही है। तो इसलिए मैं मानता हूँ जो लोग रेवड़ियों, और फिर अगर वो रेवड़ी हैं तो आप 1 महीने के लिए वही लॉलीपॉप मध्य प्रदेश में क्यों बांट रहे हैं? ये तो अपने आप में विरोधाभास है। अगर हम जो बांटते हैं वो रेवड़ी थी, तो आपने वो क्यों आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? इसका कोई जवाब शिवराज सिंह जी के पास नहीं है। और वो कर भी रहे हैं 15,000 करोड़ का कर्ज उठाकर प्रदेश में, ताकि इन नौजवानों को देना पड़े बाद में। इसलिए सरकार के पास अगर बजट है तो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जहां तक सवाल है युवाओं का, हमने कहा है 2 लाख पद भरेंगे 6 महीने से 2 साल के अंदर। हमने गांव के बच्चे को गांव में रोजगार मिले, एक ग्राम मित्र और एक गांव में सफाई कर्मचारी की नियुक्तियां, उनसे 1.5 लाख नौकरियां अलग हर गांव में 28,000 गांव हैं, पंचायत जो हैं हमारी, कुल तो संख्या ज़्यादा है, वो पैदा करने का निर्णय किया है। इसके अलावा 25 लाख रोजगार आपको निजी क्षेत्र में लाना पड़ेगा। श्री कमलनाथ जी का ये तजर्बा है, उनका ये रिकॉर्ड है, उन पे लोगों को विश्वास है, पूरे देश के बिजनेसमैन को, कि यहाँ लूटपाट नहीं होगी और वो उद्योग लगवा देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हम वो लेकर आएंगे और नौजवान को रोजगार देंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश की जनता के जी। कैमरा उधर पैन कीजिए, कुछ और सवाल आ रहे हैं। हम लोग छूट गए थे सर, कोई बात नहीं। तो अभी उससे एक जुड़ा हुआ मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो उससे जुड़ा हुआ कर लेता हूँ, फिर एक और कर लूँगा। अभी आपने कहा कि 2,000 रुपये आप कर्नाटक में दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ भी ये सब भेदभाव हो रहा है। यहाँ शायद 1,500 आप लोगों ने किया है, तो यहाँ 2,000 करेंगे क्या? क्योंकि यहाँ भी महिलाएं वैसी हैं। फिर अगला सवाल करूँगा मैं जी। हर प्रांत में जो शासक है उसको अपना पहले बजट देखना चाहिए और उस बजट के आधार पर वादा करना चाहिए। हो सकता है कोई प्रांत 3,000 रुपया एब्जॉर्ब कर सकता हो, वहाँ की इकॉनमी 3.5 लाख करोड़ है और वहाँ पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े IT, AI, बायोटेक्नोलॉजी, इनोवेशन हब्स हैं, तो रेवेन्यू जनरेशन का एक माध्यम है। मध्य प्रदेश हमारे मुताबिक इस देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि यहाँ से कहीं भी माल बनाया हुआ लेकर जाना आधे रेट पे पड़ेगा। आप माफ़ कीजिए, अगर मेरे प्रांत में बनाओ हरियाणा में और दक्षिण तक ले जाना हो तो किराया फालतू लगेगा ना साहब, परंतु मध्य प्रदेश में बनाओ तो शायद कम लगेगा। पर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है प्रदेश 18.5 साल से। इसीलिए जब आपकी इकॉनमी एक्सपैंड हो जाएगी और तो शायद आप 3,000 भी अफोर्ड कर पाएंगे। हमने इसलिए अभी वो कहा है जो हम कर पाएंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो भी 3.25 लाख करोड़ के आसपास है और कर्ज उससे ज़्यादा है, जो आप लोग बार बार उठाते हैं। आपकी 11 गारंटी जो है इस चुनाव से पहले जो आई हैं जी, उसका अगर हम जो फ्री स्कीम्स हैं जितनी, उसका बजट देखें तो वो करीब 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपको जुटाना पड़ेगा वेरी फर्स्ट डे अगर आप सरकार में आते हैं। तो इसकी कोई प्लानिंग अभी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आप लोग लगातार कर्ज की बात कर रहे हैं और अभी भी आपने कहा कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी वैसी नहीं है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इसका कोई रोड मैप है क्या आपके पास? आपने वाजिब, मैं सोच रहा था कि किसी ने ये पूछा क्यों नहीं। यही सवाल हमसे कर्नाटक में भी पूछा गया
और मैंने ये बताया वहाँ भी। देखिए, इस देश में जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो आप ये पाएंगे कि यकनन इकॉनमी की रफ्तार बढ़ जाती है। कई बार आदमी का भाग्य भी होता है, कुछ उसका वो बोलते हैं कि पिछला बैकग्राउंड भी होता है। अगर आप मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि 50% कमीशन है, तो अगर आप वो 50% कमीशन को बंद कर दें तो आपके पास 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बचेगा, तो 50,000 करोड़ और बच जाएगा। सर जब तक टिकट वितरण को लेकर बैठकें हो रही थी, सारे नेता चाहे पचौरी जी हों, अरुण यादव जी हों, भूरिया जी हों, सब साथ दिख रहे थे। जैसे ही टिकट वितरण हुआ उसके बाद से सब पिक्चर से गायब हैं। ना पचौरी जी दिख रहे हैं, ना भूरिया जी दिख रहे हैं, अरुण यादव जी सिर्फ अपने क्षेत्र में हैं, तो सिर्फ आप 3 नेता दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर आपके हमारे साथी वहाँ हैं, वो आज पत्रकार वार्ता में गए थे, हमने आज ही ये अनाउंस किया है महाजनसंपर्क अभियान कांग्रेस का। उसमें 230 विधानसभाओं तक, चाहे वो सुरेश पचौरी जी हों, अरुण यादव जी हों, कमलेश्वर पटेल जी हों, जीतू पटवारी जी हों, ओमकार मरकम जी हों, उमंग जी हों, विजयलक्ष्मी साधो हों, हमारे भोरिया साहब हों या दूसरे साथी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों, हमने अपना अपना एरिया चिन्हित कर लिया। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और माननीय खड़गे जी ये 17 रैली करेंगे, 4 तारीख से शुरू करके 15 तारीख तक। इनमें हालांकि हमें 2 दिन 11 और 12 छोटी और बड़ी दिवाली निकाल दी है हमने, तो 4 से 15 तक अगर आप 2 दिन निकाल दें तो 12 ही दिन बच जाते हैं हमारे पास। तो 12 दिन में वो 17 रैलीज करेंगे और हम उनके अलावा अलग अलग भागों में जाकर 230 की 230 विधानसभा को छुएंगे। तो हम सब जो हैं, यहाँ जूतों में दाल भाजपा में बंट रही है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो सवाल अच्छा है पर गलत व्यक्ति से पूछा जा रहा है। 3 महीने पहले आपके लिए कर्नाटक भेजा था इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी बना के, 3 महीने पहले ही मध्य प्रदेश भेजा है। कर्नाटक में सरकार बनाई आपने, मध्य प्रदेश में। देखिए साहब, एक तो मैं 2 साल रहा, 2.5 साल कर्नाटक में रहा, 3 महीने नहीं, तो मैंने 2 साल तो वहाँ रहा। मैं सवाल कोई प्रभारी सरकार नहीं बना सकता, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, वो कोई और हो। प्रदेश के लोग, यहाँ के 8.5 करोड़ लोग, 5 करोड़ 45 लाख से अधिक मतदाता प्रदेश की नियति का, प्रदेश के भाग्य का फैसला करेंगे। कांग्रेस अपनी नीति लेकर आई है, उस नीति निर्धारण में कार्यकर्ता की एक भूमिका मैं अदा कर रहा हूँ। परंतु अगर यहाँ नेतृत्व है तो वो श्री कमलनाथ जी का है, नेतृत्व है तो उन 1 दर्जन नेताओं का है जो अगली पीढ़ी के हैं, जिनकी मैंने चर्चा की और कईयों का नाम भी यहाँ नहीं ले पाया। ये वो लोग हैं जो इस प्रदेश की नीति निर्धारण करेंगे ताकि ये प्रदेश सही मायनों में हिंदुस्तान का सबसे सबल प्रांत बन सके। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है हिंदुस्तान में एक्सपेंशन का, क्योंकि काम हुआ ही नहीं। 18.5 साल से वही ढाक के 3 पात हैं। तो जहाँ कुछ भी नहीं हुआ हो वहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जहाँ पहले ही बहुत कुछ हुआ हो वहाँ उसको ओवर ऊंचा ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में 18.5 साल से क्लीन स्लेट करके रखी हुए शिवराज जी ने ढाक के 3 पात हैं, कुछ नहीं किया। तो इसलिए यहाँ से कांग्रेस बहुत कुछ कर पाएगी, मेरा ये मानना है। और उसका रोड मैप और विजन और दृष्टि और रास्ता हमने कुछ हद तक अपने मैनिफेस्टो में दिया है और बहुत कुछ हम एक्सपैंड करेंगे।